हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन को डिस्कस किया था। अब हम उससे आगे बात करेंगे प्रोनाउंस की, ठीक है। उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का क्या रूप होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव में, एडजेक्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है। मैंने सारा चार्ट आपको बताया था, ठीक है। कुछ रूल्स भी किए थे। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे आज सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि देन का यूज हम किसी सेंटेंस में कंपैरिजन के रूप में करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम देन का यूज करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में देन का यूज हो किसके सेंस में, कंपैरिजन करने के लिए, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो किस केस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। मैंने ये कहा आपसे, ध्यान रखो कि देन का यूज किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में देन का यूज कंपैरिजन के लिए हुआ है तो फिर उसमें जो प्रोनाउन होगा वो किस केस में यूज होगा, राइट। चलो, हमने कुछ एग्जांपल दिया। ये देखो, ही इज बेटर देन आई। अब एक बात बताओ, ये आई कौन सा केस है। ये चार्ट की तरफ आओ, मैंने इसलिए चार्ट फिर लिख रखा है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस में होता है। आई किस केस में, सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो ये आई है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। तो क्या देख रहे हैं हम, ही इज बेटर देन आई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देन के बाद किसका यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस का हमने यूज किया है, ठीक है। आराम से समझो इस सब बातों को। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आओ, ही इज बेटर देन हर एंड मी। बिल्कुल आराम से समझने की जरूरत है इसको। ही इज बेटर देन हर एंड मी। अब ये देखो, हर कौन सा केस में है एंड मी कौन सा केस में है। ये देखो, तो यहां आओ, चार्ट पे आओ। हर कौन सा, ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। सी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हर है यहां पे, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। अब मी क्या है, ये देखो, आई सब्जेक्टिव केस और आई का ऑब्जेक्टिव केस में जब यूज करते हैं तो क्या होता है, मी। इसका मतलब ये भी मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे हम कह रहे हैं ही इज बेटर देन आई। तो देन के बाद यहां पे हम सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। यहां जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस में है। एंड ही इज बेटर देन हर एंड मी। तो यहां पे जब हम देन के बाद जब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हर है एंड मी है। तो हर भी ऑब्जेक्टिव केस में और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में। ये कैसे हुआ, तब तो ये या तो ये सही है या तो ये सही है। नहीं, ये दोनों सही है। आज हम लोग इसी को सीखेंगे। ये दोनों ही सेंटेंस सही है। तो इसका क्या मतलब है, तो रूल क्या कहता है, समझो इसको। रूल ये है कि यदि देन के बाद, यदि किसी सेंटेंस में जो दिया हुआ सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, दिए हुए सेंटेंस में देन के बाद एक ही प्रोनाउन हो। फिर ध्यान रखना, यदि किसी भी सेंटेंस में देन के बाद एक ही प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर है ये बात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यदि किसी सेंटेंस में देन के बाद एक ही प्रोनाउन हो, सिंगल प्रोनाउन हो, तो वो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहां पे आई क्या है, आई सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। एग्जामिनेशन में क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जहां प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए
वहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे देगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए वहाँ पे वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे देगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट को देखो, ही इज बेटर देन हर एंड मी। यहाँ पे आप गौर करो, देन के बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि दो प्रोनाउन हर एंड मी, यहाँ पे हर भी प्रोनाउन एंड मी प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना कि जब देन के बाद किसी भी सेंटेंस में देन के बाद यदि दो प्रोनाउन हो, देन के बाद यदि दो प्रोनाउन हो तो दोनों के दोनों प्रोनाउन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। ही इज बेटर देन हर एंड मी, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, प्रोनाउन हर होता है। आई का क्या होता है, मी होता है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। और रूल भी हमारा क्या कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में देन के बाद दो प्रोनाउन हो तो दोनों प्रोनाउन किस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। राइट, तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारा ये भी सेंटेंस सही है। एग्जामिनेशन में क्या दे देगा, ही इज बेटर देन हर एंड आई कर देगा, तो गलत हो गया ये। या ये कर सकता है ही इज बेटर देन शी एंड आई कर देगा, तो दोनों ही तो गलत हो गया। शी के बदला हर होगा और आई की जगह मी होगा। ये बात समझ में आई। चलो अब एक सेंटेंस है, इसको करके दिखाओ आप लोग। मैंने लिखा है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी एंड आई। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको आप क्या कहाँ करेक्ट करेंगे? अगर करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट करेंगे, या फिर अगर एरर है तो कहाँ है? देखो, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि यदि किसी भी सेंटेंस में देन का यूज कंपैरिजन के लिए किया गया है एंड उस देन के बाद दो प्रोनाउन है, तो शी एंड आई क्या है, दोनों प्रोनाउन है, तो दोनों के दोनों प्रोनाउन किस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो शी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, तो शी तो नहीं होगा यहाँ पे, तो शी की जगह पे क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, एंड आई क्या है, आई भी सब्जेक्टिव केस में है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, मी। ये क्या हो जाएगा, मी। तो इन दिस वे करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर एंड मी। दिस इज द करेक्ट वन। करेक्ट। ये बात सब मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, करो आप इसको नोट डाउन। अब देखो, हम लोग अब देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस किसी भी सेंटेंस में क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन पता ही है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बदले आता है, किसी व्यक्ति के बदले आता है। मतलब जैसे राम है, राम के बदले हम ही लिखते हैं, राम की जगह पे क्या लिखते हैं, प्रोनाउन ही। सीता, सीता के जगह पे प्रोनाउन क्या लिखते हैं, शी। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, मी, ही, शी, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो किसी भी सेंटेंस में यदि दो पर्सनल प्रोनाउन आ गया या तीन पर्सनल प्रोनाउन आ गया, आई, मी, ही, शी, तो हम इसको सीक्वेंस में कैसे रखेंगे? पहले आई रखेंगे या वी रखेंगे या मी रखेंगे? तो ये कैसे रखेंगे? ध्यान रखना कि जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे, सामान्य बात करेंगे, तो पहले हम जो रूल है हमारा 2, 3, 1 का रूल है। मतलब पहले 2 मतलब सेकंड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जब हम सामान्य बात करेंगे, हम सिंपल बात करते हैं, जनरल सेंस में जब बात करेंगे तो प्रोनाउन जो पहले यूज करेंगे हम, पहले सेकंड पर्सन, दूसरा थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। दैट इज 2, 3, 1, 231। ये ध्यान रखना। 231 का नियम क्या कहता है हमारा, यदि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज किया गया है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। ध्यान रखना। इसके लिए हमारा जो रूल है वो क्या है,
2 3 1, 2 3 1 मतलब 231। 2 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन एंड ये क्या हो गया 1 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फिर क्या आएगा फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन जो निगेटिव सेंस में अगर बात की जाए, जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो ध्यान रखना कि उसमें हम 1 2 3 का यूज करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद फिर सेकेंड पर्सन, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन। अब निगेटिव से क्या मतलब है? निगेटिव मतलब नॉट वाला सेंस नहीं है। निगेटिव मतलब मेरे ख्याल मतलब है कि कोई गलत काम, जैसे पाप, कोई पाप हो, दोष हो या कोई भूल हो, अगर उसको एक्सेप्ट करने का भाव उसमें आए, कोई पाप, कोई दोष, ठीक है, या कोई भूल, कोई मिस्टेक, उसको एक्सेप्ट करने की जहाँ पर बात आ जाती है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम 1 2 3 का सीक्वेंस यूज करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन का या यूज होगा, फिर सेकेंड पर्सन का यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन का यूज होगा। एग्जामिनेशन में क्या होगा कि बस जहाँ पे फर्स्ट पर्सन आना चाहिए वहाँ सेकेंड पर्सन कर देगा, जहाँ सेकेंड आना चाहिए वहाँ फर्स्ट पर्सन कर देगा, तो सीक्वेंस खराब हो गया, गलत हो गया। बस वही एरर होता है। हम लोगों को पता है तो हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं अब इसको, ठीक है। यू ही एंड आई आर गोइंग। यू तुम, वह और मैं जा रहे हैं। सिंपल बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो यहाँ जब सामान्य सेंटेंस है, जहाँ पे सामान्य भाव है, अर्थ किसी भी सेंटेंस का सामान्य है, तो हम क्या यूज करेंगे 231 का यूज करेंगे। 231 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो अब देखो क्या ये मेरा जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है हमारा सही है या नहीं? क्योंकि हमारे को नियम तो पता है। क्या पता है कि जब सामान्य सेंटेंस में, सामान्य वाक्य में हम 231 का यूज करेंगे। मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब ये देखो, यू क्या है सेकेंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन और आई क्या है फर्स्ट पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ कि इस सेंटेंस में 231 का जो नियम है वो फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस सही है। एग्जामिनेशन में क्या करेगा, ही को यहां पर डाल देगा, ये कर देगा ही, यू एंड आई आर गोइंग। अब ये देखो, ही, यू एंड आई आर गोइंग, क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है हमारा सामान्य है। मतलब बिल्कुल सामान्य सी बात है। क्योंकि क्या है, ये सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो जाना क्या है, बहुत बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा? 231 का अप्लाई होगा, 231 का अप्लाई होगा। 231 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन तो है नहीं, ये तो ही क्या होता है थर्ड पर्सन है। पहले तो थर्ड पर्सन आ गया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ये नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या 231 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब ही थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग, ये सही हो गया, ये सही है, ठीक है। देखो एग्जामिनेशन में ऐसे ही करता है ये लोग, जो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब ये देखो दूसरा क्या नियम है 123 का, 1 2 3 का। मैंने अभी क्या बताया कि यदि किसी भी सेंटेंस में पाप, सिन जिसको कहते हैं, पाप हो, भूल हो, दोष हो, इसको एक्सेप्ट करने का भाव हो उसमें ऐसा लगे कि ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो हम वहाँ पे 1 2 3 का यूज करेंगे। किसके लिए? प्रोनाउन की बात कहते हैं। मतलब 1 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब ये देखो, आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। समझो इस बात को, मैं, तुम और वह क्या किया, कमिटेड अ क्राइम। उसने क्या किया, क्राइम किया। तो क्राइम किया, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये गलत काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, भाई गलती हुई हम लोगों से। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। 1 फर्स्ट पर्सन,
यू सेकंड पर्सन एंड ही क्या है, थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 का इस्तेमाल हो गया ना, ठीक है ना, 123 का इस्तेमाल हो गया, यही हमारा रूल है। तो हमारा ये सेंटेंस सही है, आई यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। लेकिन यही एग्जामिनेशन में कैसे आएगा? अब आई है, ठीक है, आई को यू में यहां कर देगा और यू को आई कर देगा, ये कर देगा यू आई एंड ही कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। अब ये देखो यू तो पहले होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो रूल क्या है 1 2 3 है, हम रूल के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते ना, जो ग्रामर का रूल है हमको तो वही फॉलो करना है। तो 1 2 3 तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, पहले सेकंड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस, कि पर्सनल प्रोनाउन अगर किसी भी सेंटेंस में किस सीक्वेंस में होगा, अगर एक से ज़्यादा होगा है तो हम कैसे उसको अरेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों दिया हुआ है या 2 ही है तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे, 2 3 1 में, 1 2 3 में। ध्यान रखना कि अगर मान लो 2 ही है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो हम पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। यदि यही 1 2 ही है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ही है, तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद फिर सेकंड पर्सन आएगा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको समझो, ठीक है। इसका क्या काम है? ये रिफ्लेक्सिव से मतलब आप समझो, एक वर्ड है इंग्लिश में, आप रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्ट का आपने थोड़ा सा फिजिक्स में आप अगर चलो तो रेज जो है किरणें रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। परावर्तित का क्या मतलब है कि जिस जगह से चली थी वहीं वापस को आ जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेम चीज यही पे है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो भी काम किया गया है वो वापस आ जाता है वही। कैसे, इसको हम समझ लेंगे आज। पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते कैसे हैं, ये देखो। जैसे माई है, इसमें हम सेल्फ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। हिम है, उसमें सेल्फ यूज करेंगे, हिम प्लस सेल्फ तो हिम सेल्फ। देम प्लस सेल्फ, आप कहोगे सेल्फ क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि देम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। तो देम प्लस सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, ठीक है। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इसका यूज कैसे होगा, ये देखो। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया, बहुत सारे बनेंगे इसमें। सेल्फ लगा दो, सेल्फ लगा दो, हो जाए। अब जैसे देखो, मैं ये कह रहा हूं, रवि, इसको बहुत आराम से समझने की जरूरत है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। इम्फेटिक में एंड रिफ्लेक्सिव में दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ समझो, रवि हर्ट हिमसेल्फ, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा, रवि हर्ट हिमसेल्फ, रवि ने खुद को चोट पहुंचाया। बहुत आराम से समझो इसको, रवि ने क्या किया, खुद को चोट पहुंचाया। अब समझो इसको, रवि यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। रवि क्या है, सब्जेक्ट है। हर्ट क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई, यहीं पे तो हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखो, रवि हर्ट हिमसेल्फ, रवि ने खुद को चोट पहुंचाया। अब ये देखो, काम करने वाला कौन, रवि, सब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है, चोट किसने पहुंचाया, रवि ने पहुंचाया। इसको समझो, चोट किसने पहुंचाया, रवि ने पहुंचाया। और चोट किसको लगी, रवि को ही लगी। ये उंगली देखो, चोट किसने पहुंचाया, रवि ने पहुंचाया।
चोट किसको लगी? फिर रवि को ही लगी। तो सेंटेंस में हो क्या रहा है? सेंटेंस में काम क्या किया जा रहा है? हम चोट पहुंचा रहे हैं। किसको पहुंचा रहे हैं? खुद को ही पहुंचा रहे हैं। तो जो हम एक्शन करने वाला भी मैं, एक्शन करने वाला भी रवि, चोट पहुंचाने वाला भी रवि और चोट खाने वाला भी रवि। ये बात समझ में आ गई कि जिसने काम किया फल उसी पे पड़ा। और अगर हम पत्थर किसी को मारते हैं तो किसी दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए ना कि खुद के लिए, लेकिन खुद को ही चोट पहुंचा ले तो पत्थर मारने वाला भी मैं और चोट खाने वाला भी मैं। तो ऐसा जो एक्शन होगा वहां पे जो प्रोनाउन होगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि क्या कह रहे हैं? एक्शन वापस आ जाता है किसके पास? सब्जेक्ट के पास। वही रवि हर्ट हिमसेल्फ, समझो इसको, रवि हर्ट हिमसेल्फ, रवि ने खुद को हर्ट किया, रवि ने खुद को घायल किया। काम करने वाला कौन? रवि। घायल कौन हुआ? रवि। दोनों ही बातें रवि पे ही आ गई। मतलब जो काम रवि किया वापस रवि को ही उसका फल मिल गया। ठीक है, तो ऐसा जो यहाँ जो प्रोनाउन होगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे हिमसेल्फ किसका काम कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखो। ही बिफुल्ड हिमसेल्फ, बिफुल मतलब बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना। ही बिफुल्ड हिमसेल्फ, ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। बिफुल वर्ब हो गया एंड हिमसेल्फ क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ही बिफुल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बेवकूफ बनाया। देखो, उसने बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कौन बना रहा है? मूर्ख कौन बना रहा है? ही। अब मूर्ख बन कौन रहा है? खुद। देखो, वो मूर्ख बना भी रहा है, वह खुद बन भी रहा है। मेरे कर रहे हैं उनका मतलब वो बना रहा है किसी को बेवकूफ, ऐसा तो है नहीं। वह खुद बेवकूफ बन रहा है। वो कोशिश कर रहा है बनाने की, लेकिन ये बात कहाँ पे आ रही है? खुद पे। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक्शन जो है ना, इसका मूर्ख बनाने का जो एक्शन है, फिर ये वापस कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट पे ही वापस आ रहा है। जो काम सब्जेक्ट कर रहा है वो काम वापस किसके पास आ रहा है? सब्जेक्ट को ही प्रभावित कर रहा है। ही बिफुल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कौन बना? खुद बन गया वो। तो ऐसा जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ऐसा जो यहाँ जो प्रोनाउन का यूज होगा हिमसेल्फ, वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे अभी इम्फेटिक प्रोनाउन की। देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन में, क्योंकि यहाँ भी हिमसेल्फ का यूज होता है, उसमें भी हिमसेल्फ का रिफ्लेक्सिव में भी यूज होता है। लेकिन हम दोनों को पहचानेंगे कैसे? ये इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है? बहुत आराम से हम आपको समझा देते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी एक्शन होगा, जो भी काम होगा, वो सब्जेक्ट पे वापस आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान ये होगी कि जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाएगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाएगा वो जो काम है वो वापस सब्जेक्ट के पास वापस आ जाएगा। किसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं है। इम्फेटिक प्रोनाउन में जो हम यूज करेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन का, इसलिए कि हम सेंटेंस को थोड़ा जोर देना चाहते हैं, जोरदार बनाना चाहते हैं, असरदार बनाना चाहते हैं, बस। अब देखो 3 एग्जाम्पल है, उससे हम समझ लेंगे। ही वेंट देयर हिमसेल्फ, ध्यान रख लो। ही वेंट देयर हिमसेल्फ, वह वहां खुद गया, स्वयं गया। ठीक है, स्वयं गया। ध्यान रखना,
अब हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं हम स्वयं गया, ये इम्फेटिक प्रोनाउन। ही वेंट देयर हिमसेल्फ, अब हिंदी में भी समझ लो आप इसको, हिंदी से भी पहचान लेना। ही वेंट देयर हिमसेल्फ, वह वहाँ स्वयं गया, मतलब खुद गया, स्वयं या खुद। दे कुक्ड देमसेल्फ, उन लोगों ने खुद खाना बनाया, उन लोगों ने स्वयं खाना बनाया। ठीक है, ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब हम देखो हिमसेल्फ यहां भी है, ध्यान रखना, ही हर्ट हिमसेल्फ, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों, हिंदी में जरा मीनिंग समझो। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। किसको, स्वयं को, स्वयं को, या फिर हम खुद को, खुद को। जब यहां पे किसी भी सेंटेंस में, मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया है, जब ऐसा सेंटेंस आपको लगे ना स्वयं को, तो वो समझ लेना वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब स्वयं को वाली बात आपको सेंस दे, अर्थ दे कोई भी सेंटेंस, तो समझ लो कि ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब स्वयं का सेंस हो, अर्थ आ रहा हो, तो ये समझो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे ही वेंट देयर हिमसेल्फ, ही वेंट देयर हिमसेल्फ, वह वहाँ स्वयं गया, वह वहाँ खुद गया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे खुद को का सेंस आए तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को, देखो स्वयं को, स्वयं को घायल किया। जो काम हुआ वो उसका प्रभाव कर्ता पे आया, सब्जेक्ट पे आया, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोगों ने ये क्या सीखा कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिया और दोनों को हम अब पहचान लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि एम्फेटिक प्रोनाउन अब हिंदी में समझो जहाँ पे स्वयं का सेंस आए, खुद का अर्थ आए, तो समझ लो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और जहाँ पर स्वयं को या खुद को का सेंस आए, वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये याद रहेगा, इसको नोट डाउन कर लो आप। जहाँ पे स्वयं की बात आएगी, स्वयं का अर्थ हो, वो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और जहाँ पे स्वयं को या खुद को का सेंस आए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। हम लिखते कम है, बोलते ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि आपको वहीं पे लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसको नोट डाउन कर लो, या वीडियो को पॉज करके फिर आप उसको नोट डाउन कर लो, जो आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं सो दैट कि आपके ब्रेन में वो अंत तक चला जाए। राइट, ठीक है। अब हम फिर आगे हम थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन की बात आज फिर कर लेंगे। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करता हो। ठीक है, अभी हम हु एंड हुम की थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी हम लोग अब देखते हैं कि हु का हम यूज कहाँ करेंगे, कहाँ पे हु का यूज होगा, कहाँ पे हुम का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम पहचानेंगे कैसे, हम शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं, एक सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं। क्या, हु के बाद हमेशा वर्ब आता है। हु इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब। हु के बाद हमेशा एक क्रिया होगा, ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में फिट कर लो इस बात को। हु के बाद हमेशा एक वर्ब का यूज होगा, एंड हुम के बाद वर्ब का यूज नहीं होगा। जस्ट बाद कह रहे हैं, हु के जस्ट बाद वर्ब का यूज होता है, हुम के जस्ट बाद, ठीक बाद, वर्ब का यूज नहीं होता। बस सिंपल सी बात ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं हु के बाद हमेशा वर्ब आता है,
मतलब हु के जस्ट बाद, हु के ठीक बाद, हुम के ठीक बाद वर्ब का यूज नहीं होता है। हु उसके बाद वर्ब, लेकिन हु उसके बाद ठीक वर्ब नहीं आता, उसके बाद आता है। ये याद आएगा। मैं अब देखो, बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक है ये। द बॉय हु स्टोल, देखो स्टोल क्या है, वर्ब है। यहां देखो स्टोल क्या है, वर्ब है। तो अभी हमने क्या बताया है कि हु के ठीक बाद वर्ब आता है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील मतलब चुराना। तो देखो यहां पे हु, अभी मैंने क्या बताया, हु के बाद हमेशा वर्ब आता है। तो हु के ठीक बाद क्या है, हु, और उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, वर्ब है, स्टोल। हु स्टोल माई वॉच वाज अ गर्ल, द बॉय हु स्टोल माई वॉच वाज अ स्टूडेंट। लड़का जिसने मेरा क्या चुराया, घड़ी चुराया, वो क्या था, एक स्टूडेंट था। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, नॉट हुम। क्लियर है ये एक लाइन में सबको समझ में आ जाएगी ये बात। एग्जामिनेशन में आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको हु एंड हुम में, इसलिए बिल्कुल ही आराम से समझ लो इसको। मैं फिर कह रहा हूं, हु के बाद ठीक बाद वर्ब का यूज होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो जहां किसी भी सेंटेंस में आप देख लेना हु है उसके बाद वर्ब है, तो समझो कि ये सेंटेंस सही है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, ये सेंटेंस सही है या गलत है, यहां पे हु का यूज होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि मैं रूल क्या कहता है कि हु के ठीक बाद वर्ब का यूज होगा। तो हु तो यहां पे है, उसके बाद स्टोल क्या है, वर्ब है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोल क्या है, वर्ब है। तो जब भी ये है द बॉय हु स्टोल माय वॉच वाज अ स्टूडेंट, करेक्ट है, सही है हमारा, राइट। अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि हुम के बाद वर्ब नहीं आता। यहां द डॉक्टर, अभी सेंटेंस को समझो इसको, द डॉक्टर हुम आई, अब बताओ हु आएगा या हुम आएगा, यहां पे हुम आएगा या हु आएगा, द डॉक्टर हुम या हु आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर। हमारा रूल क्या कहता है कि हु के ठीक बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब आता है, और हुम के ठीक बाद वर्ब नहीं आता है। यहां पे ये क्या है, हुम है, तो उसके बाद क्या है, आई है। तो आई क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब तो नहीं है ना। इसका मतलब यहां पे क्या यूज होगा, हुम यूज होगा, नॉट हु होगा। क्यों, अगर हु का यूज करेंगे तो यहां पे हम अपने को वर्ब चाहिए, वर्ब तो है ही नहीं, यहां पे तो आई है, यहां तो ये प्रोनाउन है। इसको समझो, इसको ठीक से। यहां पे हुम का यूज, अगर एक सेंटेंस समझ में आ गई तो आप सब कुछ समझ में आ गई बात। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे हम हु नहीं यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे देखो हुम के बाद क्या है, आई, और आई क्या है, प्रोनाउन है। और अभी मैंने क्या सिखाया है कि हु के बाद तो हमेशा वर्ब आता है। तो हु, अगर यहां पे हु अगर यूज करेंगे तब तो यहां पे वर्ब होना चाहिए, जो कि है नहीं। है क्या, यहां पे आई है, आई क्या है, प्रोनाउन है। इसलिए हम इस सेंटेंस में इसका क्या यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे, नॉट हु का यूज करेंगे। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक एग्जांपल लो फिर। अब आप लोग बताओ, शी इज द गर्ल डैश आई सॉ इन द मार्केट। यहां पे हु आएगा या हुम आएगा, अब थोड़ा सा सोचो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। ठीक, देखो शी इज द गर्ल। अब एक बात देखो, यहां पे हु आएगा या हुम का यूज करेंगे, क्या क्या आएगा, देखो सीधी सी बात देखो, अगर हम हु का यूज करेंगे तो ठीक यहां पे हम अपने को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, जो कि वर्ब तो यहां पे है ही नहीं। यहां पे क्या है, आई है, और आई क्या है, प्रोनाउन होता है। तो यहां पे हम यूज करेंगे हुम का, नॉट हु का। क्यों, क्योंकि हुम के बाद हम अपने को वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां ये हो जाएगा, शी इज द गर्ल
whom I saw in the market. ये बात समझ में आ गई या नहीं आई बात? ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम यही कहते हैं I saw a boy dash was running, यहां पे who आएगा या फिर whom आएगा? अब बताओ। देखो, I saw a boy dash was running, इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद तो वर्ब ही है ना, तो वर्ब है तो हम क्या यूज करेंगे? हम हु यूज करेंगे। सिंपल सा फलटा है। यहां पे हम क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। I saw a boy who was running, not whom was running. क्लियर? एग्जामिनेशन में जहां पे हु आना चाहिए वहां पे हुम डाल देगा, जहां पे हुम होना चाहिए वहां पे हु डाल देना चाहिए। आवर कंसेप्ट शुड बी 100% क्लियर। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसको सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा दे दे, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। फटक से समझ में आ जाएगा, ओ यहाँ पे जब यहाँ पे हु नहीं होगा हुम होगा, ओ यहाँ पे हुम नहीं हु होगा। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। इन दिस वे हम लोगों ने क्या समझा कि कहाँ पे हु का यूज करेंगे, कहाँ पे हम हुम का यूज करें। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, ब्रेन में फिट कर लो इसको। हुम के बाद जस्ट बाद, हुम के जस्ट बाद वर्ब का यूज नहीं होता है। बस ये एक लाइन दिमाग में आएगा, बात खत्म। कहीं भी हम समझ में आ जाएगी कि भाई फटाफट समझ में आ जाएगी अपने को कि कहाँ पे हु का यूज होगा, कहाँ पे हुम का यूज होगा। राइट? अभी हम लोगों ने इतना सारा डिस्कस कर लिया, इतने सारे रूल्स कर लिए, फिर हम इसमें और बहुत सारे रूल्स हैं, फिर आगे रूल्स करेंगे एंड फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, फिर हम उसको कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके देन, थैंक यू।